कल उबाठा के नेताओं की तरफ से ऐसा बयान आया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का किसी जाति, समाज, हिंदुत्व या मजहब से कोई लेना देना नहीं है, एक रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी का मामला है। और उन्होंने कहीं से हिसाब किताब लगा के ये भी बताया कि 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। मुझे पता है कि उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के जो लोग हैं उनको जायदाद में बहुत ज्यादा रुचि है, प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा रुचि होती है। तो क्या जो मुस्लिम संगठनों के पास जो अलग अलग प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर उबाठा की नजर थी? हमारा प्रश्न क्या है कि उबाठा वाले क्या अब रियल एस्टेट एजेंट की भूमिका में आ रहे हैं क्या? आखिर वो कौन सी मजबूरी थी? क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि मुस्लिम संगठनों की तरफ से इनके ऊपर जोरदार दबाव है। मुस्लिम संगठनों में जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर इनको पैसे दिए और चुनाव में भी पैसा देने का लालच दिया है। मुस्लिम लोगों का वोट तो एक बहाना है ही। तो ऐसे में कल जिस तरीके से उबाठा की तरफ से जोर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड विधेयक सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी और मालमत्ता और जायदाद का मामला है, और उसमें उबाठा के सांसदों को दबाव डाल करके उस कायदे के विरोध में, उस विधेयक के विरोध में बोलने के लिए जो कहा गया, तो क्या उबाठा वाले वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का इंटरेस्ट ले रहे हैं? उन्होंने आगे ये भी, चर्च के बारे में भी एक विषय चल रहा है इस समय। चर्च हो या वक्फ बोर्ड हो या कोई भी हो, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो जमीन है हिंदुस्तान की जमीन। कोई चर्च वाले इटली से जमीन लेकर नहीं आए थे, और कोई वक्फ वाले भी, मुगल लोग जो थे वो कोई गल्फ कंट्री से जमीन यहां लेकर नहीं आए थे। हिंदुस्तान की जमीन है, और उस जमीन का अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है, उस जमीन का सही ढंग से रख रखाव नहीं हो रहा है, उस जमीन के खरीद फरोख्त में अगर कोई घोटाला हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारे देश की सरकार को पूरा अधिकार है कि उस घोटाले के ऊपर नजर रखे और उसके लिए नए नियम कानून बना करके ऐसे घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करे। और ऐसे भूमि घोटालेबाजों को बचाने के लिए अगर उबाठा वाले हिंदुत्व को छोड़कर मुस्लिम संगठनों के दबाव में काम करते हैं तो वो उनका निर्णय है, लेकिन उनके निर्णय से महाराष्ट्र के लोग जबरदस्त तरीके से उन पर नाराज हैं, और महाराष्ट्र के मराठी भाषिक और हिंदू समाज उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, और इस गुस्से की सजा उनको आने वाले दिनों में लोगों की तरफ से मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जो लोग मुस्लिम वोटों के लिए बाला साहब के विचारों के साथ गद्दारी करते हैं, जिन्होंने हिंदुत्व के साथ गद्दारी की, उन्होंने कल एक बयान दिया कि यूटी मतलब यूज एंड थ्रो, इसमें एक बी भी है। बी मंजे बोला गया कि बी मतलब बाप, बी मतलब बाला साहब। बिल्कुल बाला साहब का नाम है, और ऐसे बाला साहब के ऊपर हम सबको गर्व है, फक्र है। लेकिन उबाठा वालों को अब बाला साहब का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं रह गया। उबाठा वालों ने जिस प्रकार से बाला साहब के विचारों के साथ गद्दारी की है, उबाठा वालों ने जिस प्रकार से बाला साहब के बुनियादी सोच के साथ धोखा दिया और कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके मुस्लिम वोटों के लिए तमाम तरह के समझौते करने में लगे हुए हैं, ऐसे उबाठा वालों को बाला साहब के नाम लेने का, बाला साहब का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा हम साफ साफ शब्दों में कहते हैं। बी मतलब बाप, वो हमारे बाप हैं, शिवसेना के बाप हैं, शिवसेना के संस्थापक हैं, और शिवसेना के तमाम कार्यकर्ताओं को और नेताओं को इस बात का फक्र है कि वो बाला साहब के विचारों का अनुसरण कर रहे हैं, और उनके विचारों को पोषण करते हुए, उन विचारों को संभालते हुए आगे के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को जी रहे। एक मुद्दा निकल के आया है खुलताबाद। हमारे एक सहकारी, हमारे एक सहयोगी मंत्री श्री सिरसाठ ने खुलताबाद के नामांतरण के संदर्भ में अपनी बात रखी है, और उन्होंने कहा कि आज जो खुलताबाद है, यह मुगलों ने इसे नाम दिया था। इसका बुनियादी नाम, पहले का नाम जो था वो रत्नपुरी था।
बिल्कुल खुलताबाद का नाम रत्नपुरी होना चाहिए, लेकिन अभी उबाठा वालों ने कहा है कि हमको पहले से पता है कि ये रत्नपुरी है और हम लोग पहले से रत्नपुरी ही बोलते हैं। आज तक तो रत्नपुरी बोले नहीं, अब चलती गाड़ी में सवार होने के लिए तड़प रहे हैं। उनकी सरकार थी, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, 22 महीने तक मुख्यमंत्री रहने के दरमियान क्या उन्होंने खुलताबाद के नामांतरण के लिए कोई प्रस्ताव रखा था? यह हमारा सवाल है। और जो जानकारी है उस हिसाब से इनके दिमाग में भी कभी बात नहीं थी कि खुलताबाद का बुनियादी नाम क्या है, मूल नाम क्या है। तो हमारी सरकार की तरफ से खुलताबाद का नामकरण, नाम बदलने का जो एक प्रयास चल रहा है उसका हम अभिनंदन करते हैं और शिवसेना की तरफ से पूरी तरह से समर्थन व्यक्त करते हैं। महंगाई एक मुद्दा बनेगा अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि कल डीजल और पेट्रोल और सिलेंडर के भाव बढ़ाए गए। निश्चित तौर पर डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो आम आदमी थोड़ा सा प्रभावित होता है, सिलेंडर का भाव बढ़ता है तो आम आदमी के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। और ये कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं है। केंद्र सरकार या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अगर इस संदर्भ में कोई फैसला करती है तो निश्चित तौर पर किन्हीं मजबूरियों के तहत फैसला करती है। मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो पहले से लगभग 41,000 करोड़ के घाटे में जी रही हैं। उनके घाटे कम हो, उनके घाटे को भरा जा सके, इस उद्देश्य से थोड़ी सी तकलीफ लोगों को दी जा रही है। हाँ, जहां तक सब्सिडाइज्ड सिलेंडर की बात है, जो उज्ज्वला स्कीम में लोगों को सिलेंडर मिलती है महिलाओं को, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हाँ, अपोजिशन के लोग जो डीजल और पेट्रोल की जो मूल्य वृद्धि है उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करेंगे, लेकिन उस प्रश्न को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जो बुरी स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसको सुधारने का एक प्रयत्न सरकार की तरफ से हो रहा है, जिसका समर्थन किया जाना चाहिए। क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी अंततः इस देश की हैं और इस सरकार का एक हिस्सा है। अगर बहुत ज्यादा घाटे में रहेगी तो सरकार की अपनी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। सर, पीएम मोदी मुद्रा योजना को लेकर करोड़ों को युवाओं को योजना मिली और विपक्ष उसको बार-बार कटाक्ष कर रहा है। मुद्रा योजना के तरफ से जो हमारे देश के बेरोजगार नौजवान और नवयुवतियां हैं उनको केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद देती है और उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक अवसर देती है। अलग अलग कैटेगरी में कहीं 5 लाख मिलता है, कहीं 10 लाख मिलता है, कहीं 20-25 लाख मिलता है, करोड़ रुपए भी मिलते हैं। और मुद्रा योजना के तहत बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि जो भी हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे न भी हों, अगर वो कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अगर कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे उद्यमियों को बैंक की तरफ से मदद मिलना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है, अभी तत्काल मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन ऐसे करोड़ों नौजवानों को मुद्रा योजना के तहत बैंकों की तरफ से मदद मिल रही है और वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं और दूसरों की नौकरी करने के बजाय वो अपनी फैक्ट्री में बाकी लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहा है। बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से अटैक हुआ है, लगातार वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार के भी सवाल उठ रहे हैं। पंजाब में जो भगवंत मान जी की सरकार है, वह सरकार शाम को 6 बजे के बाद काम नहीं करती। भगवंत मान जी की जो अच्छी आदत है उस आदत से पूरा देश वाकिफ है। और जब सरकार ही 6 बजे के बाद रिटायर हो जाए तो निश्चित तौर पे उसके बाद पूरी रात गुंडे, बदमाश, आतंकवादी और अपराधियों को एक खुला खेल मिल जाता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से वहां के कानून और व्यवस्था को संचालित करने में, संभालने में फेल हो चुकी है। उसका नतीजा ये हुआ है कि पंजाब में सर्वसामान्य नागरिक बुरी तरह से असुरक्षित महसूस करता है। हाल के दिनों में कई हत्याएं हुई, बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं, आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ा है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने कनाडा में जो आतंकवादी संगठन काम करते हैं उन संगठनों से फंडिंग लेके चुनाव लड़ा और जीते, वो निश्चित तौर पर उसके नतीजे के तौर पर सरकार एकदम से निकम्मी भूमिका में वहां पे काम कर रही है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर क्या शिवसेना यूपीटी की दोहरी भूमिका है? संसद में जहां पर दोनों सदनों में उन्होंने बिल के विरोध में मतदान किया और इंडिया गठबंधन के जो भी दल है वो जा रहे हैं, लेकिन शिवसेना यूपीटी का स्टैंड है जो होना था हो गया, हम वोट नहीं जाएंगे तो हमारा काम नहीं है, जो जा रहे हैं वो जाने दें। ये दोहरा रवैया नहीं है कि बाहर आकर गठबंधन का साथ नहीं दे रहे और अंदर को वोट दिया था। वक्फ बोर्ड
संशोधन विधेयक पर उबाठा ने संसद के दोनों सदनों में जो भूमिका ली, उससे उनकी जबरदस्त थू-थू हो रही है महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा था कि हम एक नेता के बारे में कि मैं इसको नंगा कर दूंगा। सच यह है कि खुद वो बेनकाब हो गए हैं, नंगे हो गए हैं। आज जो हिंदुत्ववादी विचारों में विश्वास करने वाली महाराष्ट्र की जनता है, उनकी आंखों के सामने उबाठा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और इस बात का इनको एहसास है, इस बात का इनको एहसास है और बार बार इस सफाई पेश कर रहे हैं कि इसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच यह है कि चंद मुस्लिम वोटों के लिए और मुस्लिम संगठनों से पैसे वसूलने के लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का जिस प्रकार से खुलकर विरोध किया, उसकी वजह से उनकी पूरी तरह से उनकी पूरी राजनीति खराब हो गई है। वैचारिक तौर पर वो दिवालिया घोषित हो गए हैं और इसलिए अब उस घबराहट में किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने के हिसाब से वो बार बार कह रहे हैं कि हमें जितना करना था कर दिया। मतलब उनने जो किया वो भी कन्विंस नहीं थे, एक दबाव के तहत किया था और अब उसके बाद जिस तरीके से रिएक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में, उससे वो घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं। इसीलिए आज इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, तब उसके खिलाफ उबाठा के नेता, उबाठा स्वयं खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हमको जितना कहना था कर दिया। मतलब वो कहीं ना कहीं आत्मग्लानि में जी रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। माननीय अदालत को जो फैसला करना है अदालत करेगी और उसको हमको स्वीकार करना है। लेकिन निश्चित तौर पर कुणाल कामरा ने जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और संवैधानिक पद पर बैठे हमारे पार्टी के मुख्य नेता उनको गद्दार कहा, तब उनको इस प्रकार के रिपरकशन और इस प्रतिक्रिया का अंदाज होना चाहिए था। आज किसी को भी गद्दार कह के आप मुंह छुपा के घूम रहे हैं और जमानत लेने के लिए और एक कानूनी ढाल अख्तियार करने के लिए अपने माँ बाप को सामने ला रहे हैं, अपनी सुरक्षा का विषय सामने ला रहे हैं। यह सरासर ढोंग है। व्यंग इस देश में या किसी भी समाज में एक सामाजिक जीवन का एक हिस्सा होता है और हम व्यंग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन व्यंग के नाम पर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आप चारित्रिक टिप्पणी करेंगे, उसका चरित्र हनन करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसका रिएक्शन होगा। रह गई बात कानून की, तो मुंबई पुलिस ने 3 केसेज रजिस्टर किए हैं उनके खिलाफ। अगर वो कानून में विश्वास करते हैं, अगर उनका कहना है कि संविधान ने उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दे रखा है, तो बिल्कुल उसी तरीके से वो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मुंबई पुलिस की जांच में सहभागी बने और उनको सहयोग दें और उसके बाद जो भी पुलिस की छानबीन में निकल के आएगा और जो भी कानून तय करेगा उस प्रकार की सजा भोगने के लिए वो तैयार हो जाए। मराठी न्याय बोलतात असं मनसे त्यांच्या विरोधात एक कारवाई सुरू केली होती, दमदाटी करणं, मारहाण करणं असे घटना समोर आली। तर एका संस्थेने उत्तर भारतीय विकास सेना असं नावाच्या एक संस्थेने सुप्रीम कोर्टमध्ये एक याचिका केली आहे की मनसेची जी मान्यता आहे ती रद्द केली पाहिजे, त्यांचे जे पार्टी सिंबल आहे रद्द केली पाहिजे आणि पार्टी ही रद्द केली पाहिजे। आपला म्हणणं आहे मनसेबद्दल जो तुमचा प्रश्न आहे त्याच्यात दोन भाग आहे। मनसे किंवा कोणीही व्यक्ती, कोणीही पक्ष महाराष्ट्रात मराठी बोलण्याचा आग्रह ठेवतो याच्यामध्ये काहीही गैर नाही। महाराष्ट्राची भाषा आहे मराठी आणि महाराष्ट्राची संस्कृती मराठी आहे आणि जे काही लोक महाराष्ट्रात राहतात त्यांना मराठीमध्ये बोलायला पाहिजे याचा आग्रह ठेवणं काहीही चुकीचा नाही आहे। पण याच्यासाठी ज्याप्रमाणे मनसेतर्फे गुंडगिरी चालू होतो, ज्याप्रमाणे ते निरपराध आणि निर्दोष अधिकाऱ्यांवर, बँक अधिकाऱ्यांवर आणि डीमार्ट सारखे शोरूम मध्ये काम करणारे जो कर्मचाऱ्यांवर किंवा वॉचमॅनवर ज्याप्रमाणे ते गुंडागर्दी करतात, त्यांच्याबरोबर मारहाण करतात,
तो चुकीचा आहे आणि तो जो चूक त्यांनी केला आहे त्या चूकसाठी त्यांच्या विरोधात कारवाई झालीच पाहिजे. या महाराष्ट्र शासनातर्फे कारवाई हो, नाही तर त्यांच्या विरोधात कोर्टमध्ये, सुप्रीम कोर्टमध्ये जे काही आदेश अदालतचा होईल ते मान्य केला पाहिजे. पण मनसेचा जो विषय आहे तो विषयाचे आम्ही ॲग्री करतो, पण मनसेचा जो तरीका आहे तो तरीकेचे आम्ही ॲग्री करत नाही. तो तरीका त्यांना थांबवायला पाहिजे. ठीक है दोस्त, और कुछ है? मनसे से संबंधित प्रश्न में आपका दो हिस्सा है. पहला हिस्सा यह है कि मनसे महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी बोलने के लिए आग्रह करती है और इस आग्रह में कोई खराबी नहीं है. महाराष्ट्र की भाषा मराठी भाषा है, महाराष्ट्र की संस्कृति मराठी संस्कृति है और ऐसे में अगर महाराष्ट्र के रहने वाले लोग मराठी बोलें ऐसा आग्रह करना कहीं से दोषपूर्ण नहीं है, कहीं से गलत नहीं है. सरकारी कामकाज में या गैर सरकारी कामकाज में भी जितनी स्थापनाएं हैं, आस्थापनाएं हमारी सब जगह, सारे इस्टेब्लिशमेंट में मराठी में बोलचाल हो, ये हम भी चाहते हैं और सरकार भी ऐसा चाहती है. लेकिन अगर कुछ लोग नए आए हैं शहर में और जिनको मराठी बोलने नहीं आता है, उनसे जोर जबरदस्ती करना, उन पे हमला करना, उनकी पिटाई करना मराठी बोलने के लिए, यह सरासर गलत है और ऐसी गलती मनसे ने की है और इस गलती के लिए निश्चित तौर पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए. या तो महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस कार्रवाई करेगी, नहीं तो अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो कोर्ट का फैसला आएगा और उस फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए. हम एक बार फिर से कहते हैं कि मराठी भाषा बोलने का आग्रह रखना गलत नहीं है, लेकिन मराठी भाषा बोलने के नाम पर किसी बैंक कर्मचारी को, किसी डिमार्ट में काम करने वाले कर्मचारी को या फिर किसी बिल्डिंग के वॉचमैन को पकड़ के मारना, उसको डराना, धमकाना, ये सरासर गलत है. इसके निंदा होनी चाहिए और कानूनन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.